हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना सिलेबस का जो एनालिसिस है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले हमारा जो वीडियोस है उसमें हम लोग ऑलरेडी यूनिट 1 से लेके 6 तक हमने एनालिसिस किया है। तो आप लोगों की हमारा जो नेट साइकोलॉजी चैनल है उसकी तरफ वेलकम है। और जो भी एग्ज़ाम्स लिखने जा रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग शुभकामना दे देंगे और उनका सक्सेस मिल जाए उन लोगों की। और आप लोग यदि हमारा चैनल के लिए नया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आपका फ्रेंड्स को शेयर कर लें फ्रेंड के साथ। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सेवेंथ यूनिट सेवेंथ को हम बात करते हैं। देखिए यूनिट सेवेंथ जो है उसमें उन्होंने कैटेगराइज किया है पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशंस, स्ट्रेस एंड कोपिंग। इसमें आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि देखो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी मोटिवेशन से जुड़ी हुई होती है और मोटिवेशन जो है और इमोशन से जुड़ी हुई होती है और इमोशंस जो है स्ट्रेस से जुड़ी हुई होती है। तो स्ट्रेस कोपिंग करनी होती है हम लोगों को, तो कहीं ना कहीं रिलेशंस है। तो मैंने पहला वीडियोस में बहुत बार बताया है कि जो भी NTA नेट होने के बाद यानी कि जो सिलेबस चेंज होने के बाद हमने बहुत कंप्रेस कर दिया सिलेबस को। तो सिलेबस को जैसे कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने की वजह से क्या हो गया कि हमने कुछ कुछ यूनिट्स को सेट कर दिया, जैसे कि पर्सनालिटी और मोटिवेशन और इमोशन के साथ हमने स्ट्रेस कोपिंग को भी ऐड कर दिया। तो ये देखिए आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में जो बात चल रही है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। तो अभी देखिए इसमें क्या होता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी की अगर हम बात करें बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एक सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स होते हैं। और एक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स वो होते हैं जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट या जेनेटिकल एस्पेक्ट्स हम बोलते हैं, जेनेटिकल एस्पेक्ट्स बोलते हैं हम लोग। सो जेनेटिकल एस्पेक्ट जो होता है वो भी तो हम लोग को समझना होता है। और एक होता है हमारा सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट होता है। जो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट जो वो है जो हमारा सोशल इंटरेक्शन से इंडिविजुअल जो ग्रोन अप होते हैं, तो क्या क्या सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट हमको इन्फ्लुएंस करती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो ये तो आपका ये हो गया। और अलग अलग अप्रोचेस भी हमने देखते हैं, अलग अलग अप्रोचेस भी स्टडी करने के लिए मिल जाती हैं जो पर्सनालिटी को हम स्टडी करने। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो साइको एनालिटिकल है, उसके बाद नियो फ्राइडियंस है, सोशल लर्निंग है जैसे बंडोरा ने दिया है सोशल को। साइको एनालिटिकल थियरी आपको पता ही है जो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। नियो फ्राइडियंस है जो डिसाइपल थे, फ्रॉइड का डिसाइपल थे, उन्होंने दे रखा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम थोड़ा सा देखें ट्रेट एंड टाइप्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा समझना पड़ता है। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं ट्राइट एंड टाइप्स के रिलेटेड। जैसे कि ट्राइट है, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे भगवत गीता में हमने टाइप के बारे में कैटेगराइज किया है, जैसे कि सत्वगुणा, रजोगुणा, तमोगुणा ऐसा करके, या शेल्डन टाइप कैटेगरीज जो होता है। तो उस तरह से जो आपका क्वेश्चंस आने का चांसेस होता है। और ट्रेट को खास करके अगर हम बात करें तो आलपोर्ट जो है, आलपोर्ट के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आलपोर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आती आलपोर्ट के बारे में जो पूछता कार्डिनल ट्राइट, सेंट्रल ट्राइट, इसके ज़रिए ज़्यादा उनका जो क्वेश्चंस आते हैं उसके रिलेटेड। थोड़ा सा टाइप्स एंड ट्राइट को मैं तो चाहता हूँ NCERT बुक में पढ़ ले। टाइप एंड ट्राइट की अच्छी तरह कॉन्सेप्ट दे रखा है। और कॉग्निटिव एस्पेक्ट का आप समझ लीजिए, कॉग्निटिव एस्पेक्ट है जैसे कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो गया, ह्यूमैनिस्टिक एस्पेक्ट हो गया, ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी हो गया। उसमें आपको खास करके समझना है कार्ल रोजर के बारे में, अब्राहम मास्लो के बारे में समझना है। और एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी है, एग्जिस्टेंशियल विक्टर फ्रैंकल के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। विक्टर फ्रैंकल के बारे में उनके किताब की भी उन्होंने कई बार उन्होंने जो बुक लिखा हुआ है वो भी उसके बारे में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। यानी कि मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि कई बार हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अदर थियरीज की अगर हम बात करें, रोट
फैक्टर्स, लोकस कंट्रोल, उसके बारे में भी अभी रिसेंटली बहुत क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं जो लोकस ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड कहीं ना कहीं। तो उसके अलावा अगर हम बात करें, अ, देखिए आपका सेलिगमेंट्स एक्सप्लेनेटरी थियोरी है। सेलिगमेन का जो आपको देख सकते हैं यहाँ पे, सेलिगमेन एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स हैं, वो भी एक पर्सनालिटी का, हमारा एक्सप्लेनेटरी स्टाइल का एक हिस्सा है। ठीक है, तो उसके अलावा हम जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अगर बात करें, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, तो वो चीज़ हो सकती है। और उसके अलावा लाइक देखिए, को हम कोलबर्ग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में भी पढ़ते हैं, और यहाँ पे भी ओवरलैप होती है, कई बार सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत ओवरलैप होती है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो बेनिफिट है हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं तो ओवरलैपिंग होती है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो स्टाइल्स है, तो ये भी एक तरीका होता है, इम्पॉर्टेंट है। तो सेलिगमैन और पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी इनका रोल बहुत तो इम्पॉर्टेंट है। और बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, खास करके जो इंस्टिंक्ट होती है, इंस्टिंक्ट हो गया, नीड्स हो गया, है ना, ड्राइव्स हो गया, और अराउजल्स हो गया, इंसेंटिव्स जो हो गया, ये सारे चीज़ें होती है। एंड अप्रोचेस टू स्टडी द मोटिवेशन, तो कौन सा अप्रोच है, अगेन साइकोएनालिटिकल है, एथोलॉजिकल अप्रोच है, एसआर कॉग्निटिव है ना, तो ये सारे चीज़ें ह्यूमनिस्टिक है। तो स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स, एस आर का मतलब होता है स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स। ये सारे जो बेसिक थ्योरी, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल एस्पेक्ट से आप लोग को पढ़ना होता है। मोटिवेशन का बेसिक अप्रोच क्या होती है, वो सारे चीज़ को अपने लेके करनी होती है। तो इसके अलावा हमने जो है, अगर हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर एंड क्यूरियोसिटी। देखिए हमने जब भी हम स्टडी करते हैं कि जो भी हमने अगर बात करें, जब भी हम स्टडी करते रहते हैं, तो तब हम एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर के मोटिवेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर होता है। एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यूरियसिटी भी हमारे लिए स्टडी करने की जो सब्जेक्ट होती है। और उसके अलावा जुकरबर्ग सेंसेशन सीकिंग है। सेंसेशन सीकिंग एक कॉन्सेप्ट है। सेंसेशन सीकिंग जो एक्सप्लोरेटरी होते हैं, वो ज़्यादा सेंसेशन सीकिंग भी होते हैं। तो अचीवमेंट मोटिवेशन के बारे में अफिलिएशंस एंड पावर है, जो हमने मैकलेंड जो दिया था अचीवमेंट के बारे में, वो भी तो समझना है। सोशल पावर, जो सोशल अचीवमेंट मोटिवेशन भी होती है और फिजियोलॉजिकल भी होती है। और मोटिवेशनल कॉम्पिटेंस के बारे में भी हम लोग को थोड़ा समझना है। सेल्फ रेगुलेशंस क्या होती है, फ्लो क्या होती है, सारे चीज़ें आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं मोटिवेशन, नेचर ऑफ मोटिवेशन से रिलेटेड है। नेचर ऑफ मोटिवेशन, तो नेचर ऑफ मोटिवेशन से रिलेटेड होती हैं। तो और हम अगर हम बात करें इमोशंस, फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स, पहले तो आपको समझना है कि व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल कोरिलेशन था। फिजियोलॉजिकल कोरिलेशन में अगर हम बात करें, कौन सा आर्गन्स फिजियोलॉजी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने हाइपोथैलेमस के बारे में बात करते हैं, अमिगडाला के बारे में बात होती है, और इस तरह से बहुत कुछ हम लोग इसमें बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ थ्योरीज ऑफ इमोशंस है। थ्योरीज ऑफ इमोशंस को भी हमने नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे क्या, जेम्स लांगे कैनबर्ड के बारे में, स्कैचर के बारे में, और सिंगर के बारे में जो दिए इन्होंने इमोशंस, ये दोनों तो बेसिकली फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का इन्होंने दे रखा है। तो ये आपको समझना होगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें सिंगर के बारे में, लाजरस है जो स्ट्रेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। लाजरस का थियरी, टू फैक्टर थियरी भी कहा जाता है इसको, टू फैक्टर थियरी करके भी हम बोलते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। टू फैक्टर थियरी करके भी हमने बोलते हैं इसको। ठीक है, तो टू फैक्टर थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरह से हमने बहुत कुछ जो टॉपिक हम बात कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा लिंडसले के भी क्वेश्चंस है, मतलब रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इमोशन रेगुलेशंस। तो देखिए यहाँ पे इमोशन रेगुलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों हमारे लिए इमोशंस रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। क्योंकि इमोशंस रेगुलेशन जो जो होता है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सोर्सेस, जैसे हमने बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सोर्सेस, तो कॉन्फ्लिक्ट एंड सोर्सेस, अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, तो हमारा क्या होती है, हमारा डिप्रेशंस बढ़ने का चांसेस होता है, मूड डिज़ार्डर्स होते हैं। और
सोर्सेस एंड टाइप्स के बारे में भी समझना है कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से ओरिजिन होती है, उसका सोर्स कहाँ है। देखिए हमने कहीं ना कहीं तो मोटिवेशन, इमोशंस रिलेशंस कहाँ पड़ती है, इमोशन रेगुलेशन कहीं ना कहीं मोटिवेशन से जुड़ी हुई है। जब हम मोटिवेशन होते हैं तो हम इमोशंस आ जाती है, और हमारा मोटिवेशन और इमोशंस के लिए कोई भी ब्लॉक्स होते हैं, उस ब्लॉक्स आने के बाद हमारा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ने से क्या होती है, हमारा डिज़ार्डर्स, डिप्रेशन होने का चांसेस होती है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे सोर्स है हमारा। ठीक है, तो उसके अलावा हम अगर हम बात करें तो अब देखिए कि क्या होता है, अगर हम एक एक तरीके से हम इस चीज़ को देखें तो देखिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमने सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स इमोशन रेगुलेशन कर रहे हैं, तो हमने कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट को समझना जरूरी है, और सोर्सेस एंड टाइप्स को भी समझना है। स्ट्रेस एंड कोपिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल जो जो भी हमारा इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। उसकी समझना है कि क्या होती है, टाइप ABCD बिहेवियर्स, खास करके ए टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लीजिएगा। ए टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो लोग होते हैं, और उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, स्ट्रैटेजीज, बायो फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, म्यूज़िक थेरेपी है ना, तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशंस वगैरह होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ थेरेपी आल्सो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइकोथेरेपी आल्सो। साइकोथेरेपी की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साइकोथेरेपी। तो अगर हम बात करें मस्कुलर रिलैक्सेशन, गाइडेड इमेजरी, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगासना, ये कहीं ना कहीं तो आप थेरापेटिक एस्पेक्ट में आप जोड़ सकते हैं। तो जिस तरह से हम लोग अगर अब बात कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग अब आपने देखा कि भाई ये इसमें स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग भी हमको समझना होगा। ये कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट हमारा करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स है, जो थेरापेटिक में ओवर थेरापेटिक अप्रोच में भी ओवरलैप हो जाती है। इसीलिए तो आप लोग को इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो आज की मेरा यही क्लास था फ्रेंड्स। अगले क्लास में हम लोग फिर आने वाले वीडियो में हम लोग आपका और दूसरा जो हमारा यूनिट है, यूनिट 8 होगा शायद, इसका यूनिट 8 को हम डिस्कस करेंगे कि जो भी क्या कुछ कर सकते हैं उसमें, क्या क्या कुछ आपको आप लोगों के लिए कोई भी डाउट्स हो सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं कि और क्या हम लोग बना सकते हैं आपके लिए जो कंटेंट है, जो डिस्कशंस करने की, कोई भी कुछ क्वेश्चंस हो। और साथ ही साथ हमारा जो प्लेलिस्ट है, जो प्लेलिस्ट में हमने सारे चीज़ें दे रखा है, अभी तक हमारा क्या हुआ है, जो ट्रेंडिंग प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में दिया है, और बहुत कुछ जैसे सोशल साइकोलॉजी के हमने कोर्स बना रखा है। तो आगे का आने वाले दिनों में हम अलग अलग इसमें भी बनाएंगे आपके लिए, अलग अलग, जैसे कि आपका सोशल साइकोलॉजी का भी हमने ऑलरेडी कोर्स, फ्री ऑनलाइन कोर्स बना चुके हैं। उसमें आप आके प्लेलिस्ट में सिर्फ क्लिक करने से आपको सारे मटेरियल मिल जाएगा। और आपको यदि नया है आप हमारा चैनल के लिए, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी ये फ़ायदा मिल जाए। तो हमारा कंटेंट आपको आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे। तो आप इसके लिए मैं आज का इतना बोल के मैं आज मेरा क्लास को समाप्त करने वाला हूँ। होपफुली आपको, आई होप दैट यू विल, आप लोग को कुछ इससे बहुत फ़ायदा मिला होगा। थैंक यू सो मच।